वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो लेक्चर तैयार करेंगे इंशाल्लाह वो हमारे पास है जनरेशन ऑफ वारफेयर। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। तो दोस्तों आज जो हमारे पास जनरेशन ऑफ वारफेयर हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन, फिर साइलेंट, फिर साइबर वारफेयर। ठीक है, वार या वारफेयर। तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे उनकी हिस्ट्री और टाइप्स और मॉड। ठीक है ना। जनरेशन ऑफ वारफेयर, आपको पता है कि हमारे पास इंसानी जो तारीख है वो जंगल से भरी पड़ी है। ठीक है, और इसी चीज़ को हम बार बार सुनते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए हम देखते हैं, टीवी चैनल्स पर, टॉक शोज़ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि करंट एरा इज़ द एरा ऑफ फिफ्थ जनरेशन वारफेयर। तो ये करंट एरा जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर की है, लोग इसको बहुत कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सेप्ट देते हैं। आज इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये जो जनरेशन ऑफ वार है इसका मकसद क्या है और किस बेस पर इसको डिवाइड किया गया है। तो जो जंग को डिवाइड कर दिया गया है उनकी मेथड ऑफ फाइटिंग, मेथड ऑफ मोड ऑफ फाइटिंग एक, और उसमें जो वेपन्स इस्तेमाल हुए हैं, इन दो चीज़ों के बेस पर जंगों को मुख्तलिफ जनरेशन में तकसीम किया गया है। और ये कब से हुआ है, ये कॉन्सेप्ट विलियम एसलैंड, एक अमेरिकन एनालिस्ट था, उसने दिया था 1980 में। ये इसने कब से दिया था और कहाँ से दिया था? इसने बेसिकली यूरोप में 30 ईयर एक रिलीजियस वार थी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान। जब ये ख़त्म हुआ तो ये जो इसकी इख्तिताम था वो एक ट्रीटी पर हुआ। उस ट्रीटी का नाम था वेस्टफालिया ट्रीटी। ठीक है ना। ये जो ट्रीटी ये कब हुआ था? 1648 में हुआ था। और जंग कब से कब हुआ था? 1618 से लेकर 1648 तक। इस ट्रीटी के बाद जंग की जो अख्तियार था वो किंग को दिया गया, चर्च से लिया गया, यानी स्टेट को इख्तियार दिया गया कि आप इसके बाद मज़ीद जंग जब भी होगा तो स्टेट प्रोक्लेम करेगा, स्टेट इसके लिए तैयारी करेगा, स्टेट की इसके लिए एक बाकायदा किस्म का प्लान होगा। चर्च इसमें कोई इंटरफेरेंस आज के बाद नहीं करेगा। ये कब हुआ? वेस्टफालिया के ट्रीटी के बाद। वेस्टफालिया के ट्रीटी के बाद विलियम एसलैंड ने इन सारे जंगों को 4 हिस्सों पर तकसीम किया था। जो फिफ्थ जनरेशन था वो फिर 2003 में रॉबर्ट स्टील ने दिया था। तो अब इसके बाद जो इख्तियारात स्टेट को दिया गया तो स्टेट ने उसमें क्या चीज़ लाया, क्या तब्दीली लाया। इससे पहले कि हम जो मॉड्स को डिस्कस करें, पहले हमें जंग के दो बेसिक बुनियादी टाइप्स का पता होना चाहिए, कन्वेंशनल वारफेयर और नॉन कन्वेंशनल वारफेयर। Conventional warfare is a form of warfare conducted by using conventional weapons and battlefield tactics between two or more sides in open confrontation. The forces on each side are well defined and fight by using weapons that target primarily the opponent's military. बेसिकली ये जो कन्वेंशनल वारफेयर है ये एक फिजिकल फाइट को कहते हैं। फिजिकल किस्म का बैटलफील्ड होता है, बंदूक के ज़रिए, वेपन्स के ज़रिए, राइफल के ज़रिए या एरोप्लेन के ज़रिए या कैनन के ज़रिए या टैंक्स के ज़रिए जो फाइट होती है, जिसमें फिज़िकल अटैक्स जो है शामिल होती है, इसको कन्वेंशनल वारफेयर कहते हैं। नॉन कन्वेंशनल वारफेयर ये वो वारफेयर है जिसमें आपको पता नहीं है और दुश्मन आपके खिलाफ जंग लड़ रहा है। ठीक है, इसमें साइबर हो सकता है, इसमें साइलेंट हो सकता है, इसमें सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपके खिलाफ जंग हो सकती है। गुरेला वारफेयर को तैयार किया जाता है, फिर वो आपके ऊपर अटैक करते हैं। तो ये और गवर्नमेंट को जो है ओवरथ्रो करते हैं, दूसरे को लाते हैं अपनी मर्जी की, मतलब आपको कमज़ोर करते हैं किसी न किसी सूरत में। इसमें कोई फिजिकल अटैक नहीं है लेकिन वो फिर भी आपके खिलाफ लड़ रहा है, इसको कहते हैं नॉन कन्वेंशनल वारफेयर। तो बेसिकली ये दो बेसिक टाइप्स हैं वारफेयर की, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, जिसमें फिजिकल अटैक हो, जिसमें फिजिकल अटैक नहीं हो। जैसे हमारे पास रोबोटिक्स हैं या फिर ड्रोन अटैक्स हैं, हमारे पास नॉन कन्वेंशनल वारफेयर में आते हैं। बंदूक से गोली चलाना, तलवार चलाना या कैनन चलाना या बैटलफील्ड में जो है टैंक चलाना, ये सारे आपके पास कन्वेंशनल वारफेयर में आते हैं। तो ये दो बुनियादी टाइप्स हैं। इसके बाद हम जाते हैं जनरेशन ऑफ वारफेयर पर। तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ वारफेयर है। इसमें स्टेट जैसे ही उसने जंग को ओन किया तो स्टेट ने ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट तब्दीलियाँ लाए।
ठीक है, कि सोल्जर बनाया, उनके लिए स्पेशलाइज सोल्जर बनाए, और जो जंग में जाने वाले लोग थे उनकी स्पेशल यूनिफॉर्म थी, और वो एक ख़ास मैदान में जाके उतरते थे। उस ख़ास मैदान में लड़ाई होती थी, फिजिकल अटैक्स होते थे, लाइन एंड कॉलम्स होते थे, यूजिंग पैरलिंक्स होता था। कॉलम्स में लोगों को तैयार करते थे, रेडी करते थे, फिर दूसरे ग्रुप भी इसी तरह कॉलम और रोज बनाते थे, और फेस टू फेस फाइट होती थी। इस जंग की सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन्स जो थे वो आर्सिस थे, स्वर्ड्स थे, अरोज थे। ये वो बुनियादी किस्म का क्लासिकल टाइप का बैटल था, एंशिएंट टाइप बैटल था, जो इस जंग में इस्तेमाल होते थे। अरोज और स्वर्ड्स और आर्सिस मैन वेपन्स थे इस जनरेशन ऑफ वारफेयर की। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी हुआ करता था कि द कमांडर हिमसेल्फ प्रेजेंट इन द फील्ड, के इसमें हमारे पास कमांडर जो होता था वो भी फील्ड में मौजूद रहता था। वार्स वर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मैन पावर। जो जंग होते थे वो मुकम्मल तौर पर डिपेंड करते थे इंसानी तादाद पर, ठीक है, कि जिसके पास ज़्यादा तादाद है वो जंग जीत जाएगा, जिसके पास इंसानों की तादाद कम है वो जंग नहीं जीत सकता था। फ्रेंच वॉरियर नेपोलियन वार्स अगेंस्ट यूरोपियन पावर्स या नेपोलियनिक वार्स, ये भी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ वारफेयर का था, जिसमें तलवार, अरोज, ऑर्सेस, शील्ड्स वगैरह इस्तेमाल हुए थे। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस आर द एग्जाम्पल। अमेरिका की जो इंडिपेंडेंस वार थी, इंडिपेंडेंस के लिए वार थी, ये भी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ वारफेयर में थी। तो फर्स्ट जनरेशन आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसमें स्पेशलाइज सोल्जर, स्पेशल यूनिफॉर्म, स्पेशल फील्ड, फेस टू फेस फाइट होती थी। हमने जंग को जो तकसीम किया है वो मोड ऑफ फाइटिंग और उसमें वेपन्स इस्तेमाल कौन से होते हैं, इस बेस पर हमने जंग को 5 चीज़ों में तकसीम किया है। फिलहाल आगे जाके 6 जनरेशन 7 जनरेशन भी आएगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास जनरेशन। अच्छा, हमारे पास सेकंड जनरेशन ऑफ वारफेयर में सोल्जर वही रहे, स्पेशलाइज्ड फील्ड, लेकिन फील्ड इस बार थोड़ा सा एक्सटेंडेड रहा। स्पेशल यूनिफॉर्म भी वही रहा। अच्छा, फील्ड जो एक्सटेंडेड हुआ इसके रीज़न आगे जाके इसको देखते हैं कि ये कैसे फील्ड एक्सटेंडेड का क्या मतलब है। With advancement of technology, swords were replaced by early modern weapons, rifle, machine gun, and cannon being to use in the second generation of warfare. कि सेकंड जनरेशन ऑफ वारफेयर में हमारे पास बंदूक आने लगा, ठीक है ना, बंदूक आने लगा। ये पहले में क्या इस्तेमाल हुआ था अरोज, स्वर्ड्स और ऑर्सेस। दूसरे में क्या हुआ कि मॉडर्न वेपन्स, इस वक्त क्लियरली मॉडर्न वेपन्स जो थे वो बंदूक थे, राइफल थे, मशीन गन थे, ये बैटल फील्ड में आने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि यू कैन बिकेम पॉसिबल टू अटैक एनिमी फ्रॉम डिस्टेंस। पहले फिजिकल अटैक होती थी आमने सामने, अब क्या हुआ, थोड़ा सा फील्ड जो है वो एक्सटेंडेड होने लगा। लोग एक दूसरे से बंदूक के जरिए, मशीन गन के जरिए, राइफल के जरिए फायर करते थे। नाउ रेडियो कम्युनिकेशन फर्दर ऑर्गेनाइज द मोड ऑफ वार। इसमें रेडियो कम्युनिकेशन भी इस्तेमाल होने लगा, ठीक है ना। इसमें ज़्यादातर जंग की जो डिपेंड करता था वो फायर पावर पर डिपेंड करता था। जिसके साथ अच्छे बंदूक होते थे वो उसके लिए नेक्शगुन था, वो जंग जीत जाता। फर्स्ट वर्ल्ड वार, अमेरिकन सिविल वार इसके एग्जाम्पल्स हैं। अमेरिका में जो सिविल वार चले थे या फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक जो लड़ाई थी, ये इसी जंग का इसी जंग में काउंट किए जाते हैं, जिसमें राइफल वगैरह इस्तेमाल हुई थी। ये तो सेकंड जनरेशन ऑफ वार। फिर थर्ड जनरेशन ऑफ वारफेयर क्या है, इसमें क्या हुआ कि फिर हमारे पास फील्ड वही रहा, सोल्जर वही रहा, फील्ड और एक्सटेंडेड हो गया, स्पेशल यूनिफॉर्म वही रहे। अच्छा, ये जो हमारे पास 3 चीज़ें थी ये मज़ीद ऐड होने लगे हमारे पास फील्ड में। अच्छा, इसको आगे जाकर देखते हैं कि ये कैसे फील्ड में ये हेडेड हो गए। द मेन डिफरेंस वाज द एग्रेसिव नेचर ऑफ वॉर एंड सरप्राइज अटैक ऑन एनिमी। जेट एरोप्लेन, टैंक्स एंड सबमरीन बिगन टू यूज इन दिस वॉरफेयर। इस चीज़ ने क्या कर दिया, जंग की जो फील्ड थी उसको मज़ीद एक्सटेंड कर दिया। पहले ज़मीन पर किसी फील्ड में लड़ते थे, अब ज़मीन पर भी लड़ने लगे। हवा में भी, जेट एरोप्लेन के आने से हवा में भी लड़ाई शुरू हो गई। सबमरीन के आने से समंदर पर भी अटैक्स होने लगे। सो दिस इज़ द
एरा ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ वारफेयर जिसमें स्पीडी अटैक्स होने लगे. सो दिस एरा इज नोन बाय एस एग्रेसिव नेचर. It was first carried out by Germany in the Second World War when they took control of France, Belgium, Netherlands, Luxembourg in 6 weeks. आप देखते हैं कितनी 4-5 कंट्रीज़ की जो कंट्रोल है वो जर्मनी ने सिर्फ 6 वीक्स में कर लिया. तो इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जंग की जो स्पीड होती थी वो कितनी इंक्रीज़ हो गई. फील्ड एक्सटेंड हो गया और वेपन्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए. इवन यहाँ पे इस दौर में हमारे पास न्यूक्लियर अटैक्स भी होने लगे, जैसे जापान पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम गिराया था, तो ये भी इसका हिस्सा था. ग्राउंड ऑफिसर्स वर अलाउड टू टेक डिसीजन इन द फील्ड्स, कि हमारे पास ग्राउंड ऑफिसर को अलाउड किया गया कि वो ग्राउंड के अंदर जो है वो डिसीजन ले सके. पाकिस्तान एंड इंडिया वार, न्यूक्लियर वेपन वाज आल्सो यूज्ड इन दिस वारफेयर. अच्छा, सेकंड वर्ल्ड वार भी हमारे पास इस जंग का हिस्सा है. 1939 से लेकर 1945 तक ये हमारे पास सेकंड वर्ल्ड वार थर्ड जनरेशन ऑफ वारफेयर में आता है. तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास फील्ड एक्सटेंड हो गया, लैंड से एयर और सी, और वेपन्स बहुत स्पीडी हो गए, सरप्राइज अटैक्स होने लगे. ये हैं क्राइटेरिया थर्ड जनरेशन की. हमारे पास फोर्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर में क्या था कि फोर्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर में हमारे पास द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोल्जर्स, फील्ड्स एंड यूनिफॉर्म डिसअपीयर्ड इन दिस वारफेयर. इट वाज द नेम गिवन टू द वेरियस वॉर टैक्टिक्स. जो फिर फोर्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर है उसमें फील्ड का कॉन्सेप्ट भी चला गया, सोल्जर का कॉन्सेप्ट भी चला गया, और इसमें हमारे पास यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट भी चला गया. ये वार टैक्टिक्स जो इस्तेमाल होने लगे उनकी उस कॉन्सेप्ट को फोर्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर कहते हैं या फोर्थ जनरेशन ऑफ वार कहते हैं. सबसे दुनिया में ज़्यादातर जो ख़तरनाक चेंजेस आए थे, जो ज़्यादा नुकसान हुए थे, वो इसी जनरेशन ऑफ वारफेयर से हुए थे. अच्छा, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वार एंड पीस, between ordinary citizen and fighter. In this generation of war, instead sending troops to another country starts providing the indirect political economic aid to the insurgents in any country. The situation was aggravated by propaganda and guerrilla warfare. It was also called proxy war. Basically इसमें suppose जैसे रशिया थी एक साइड पर यूएस थी और एक साइड पर पाकिस्तान था. अब ये तीनों लड़ रहे थे एक प्रॉक्सी स्टेट के ऊपर लड़ रहे थे. अब रशिया भी यहाँ पे फौज भेजते थे और अमेरिका भी फौज भेजते थे. यहाँ पे गोरेला को तैयार करते थे, नॉन स्टेट एक्टर्स को तैयार करते थे, उनको पैसे देते थे, इकोनॉमिक पॉलिटिकल सपोर्ट देता था, और उनको कहा जाता था कि आप इन ट्रूप्स के खिलाफ जो हैं जंग कर लें. और यही नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान के खिलाफ भी तैयार हो गए थे, जो पाकिस्तान में आके अटैक्स करते थे. यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ. इट वाज डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वार एंड पीस और ऑर्डिनरी सिटीजन एंड फाइटर. मिसाल के तौर पर आप बाज़ार में जा रहे थे, आप मस्जिद जाते नमाज़ पढ़ते, दो बंदे खड़े हैं, दोनों नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक खुदकश हमलावर है, ठीक है, खुदकश हमलावर है, और दूसरा एक बंदा है जो नमाजी है, ठीक है. और ये खुदकश हमलावर जो है अपने आप को ब्लास्ट कर देता, खुदकश हमला कर देता, और बाकी सारे लोग मर जाते. तो एक ही सब में दो बंदे खड़े हैं, आपको मालूम नहीं है कि सिटीजन कौन है और फाइटर कौन है, ठीक है. और आपको ये भी पता नहीं है कि मैं जंग में हूँ या अमन में हूँ. रास्ते में जाते हुए पुरअमन जा रहे थे, अचानक ब्लास्ट हो गई, लोग मर गए, जंग का फिजा क्रिएट हो गई. सॉरी. तो ये ऐसे टैक्टिक्स थे जिसमें नॉन स्टेट एक्टर्स को इमदाद दिया जाता था कि वो आपके मुल्क में इंसर्जेंसी क्रिएट कर लें. वो आपके यहाँ ट्रूप्स नहीं भेजते थे, बल्कि एड्स बेचते थे, पैसे बेचते थे, सपोर्ट बेचते थे, लोगों को इधर तैयार करते थे, आपके खिलाफ लड़ाई करते थे. तो इसको हम कहते हैं प्रोपेगेंडा वारफेयर या गोरेला वारफेयर. गोरेला वारफेयर ये है कि आके अटैक कर देते थे, फिर चले जाते थे, लोगों को मार देते थे, चले जाते थे. प्रॉक्सी वार इसलिए कहते हैं कि दूसरे की सरजमीन पर भी लड़ाई झगड़े ये उन्होंने किए हैं. इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल यूनिशन हैव प्रोवाइडेड डेंजरस प्लेटफॉर्म फॉर नॉन स्टेट एक्टर्स.
इन चीज़ों ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टेट प्रोवाइड कर दिया, मुकाम प्रोवाइड कर दिया नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए। अफ़गानिस्तान, सीरिया, लीबिया, अरब स्प्रिंग जो था ये 4th जनरेशन ऑफ वारफेयर का हिस्सा था। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। जाते हैं हमारे पास 5th जनरेशन ऑफ वारफेयर। The idea of this warfare is first used by Robert Steele in 2003. This is the latest form of warfare and is also called the types of war of information. Called type of war of information, perception. ये जंग जो थी इंफॉर्मेशन और परसेप्शन की जंग थी, अभी भी चल रही है। The victim of war even don't know that he is in war. वो उसको पता नहीं था मैं जंग में हूँ। He also doesn't know that he is winning or losing. उसको ये भी पता नहीं कि मैं जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ। In this war, people are brainwashed through misinformation and chaos is created through social media. Perfect rules are brought to the enemy country through propaganda who later used for their own benefits. इस जंग को समझने के लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, और वो 2 चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गए तो ये जनरेशन ऑफ वारफेयर भी आपको समझ आ जाएगा। दिस वार हैज़ 2 main functions. इस वार के 2 main functions थे। Discovering the fault lines through misinformation and artificial intelligence attacks. ये 2 चीज़ें आपके जहन में अगर आप ये 2 चीज़ें समझ गए तो ये जनरेशन ऑफ वारफेयर आपको समझ आ गया। ड्रोन रोबोटिक्स एंड मॉडर्न मशीनरी इज यूज्ड। ड्रोन रोबोटिक्स, सॉरी यहाँ पे एक आर आप लगा दें, रोबोटिक्स एंड मॉडर्न मशीनरी इज बीइंग यूज्ड। दूसरे पेज पर जाते हैं, इसको प्रॉपरली एनालाइज करते हैं। अच्छा, पहला इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको फॉल्ट लाइन समझाता हूँ। फॉल्ट लाइन क्या है और क्या था। फॉल्ट लाइन ये था कि इस पॉइंट को मालूम करना कि जिस पे आप आसानी से 2 बंदों को लड़ा सके। ऐसे पॉइंट, ऐसे लाइन मालूम करना कि जिसके ज़रिए आप 2 बंदों को आपस में लड़वा सकें। पहला उन्होंने लड़ाई क्या की, मतलब लोगों को पाकिस्तान में एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। पहला जो जंग शुरू हो गया वो शुरू हो गया शिया सुन्नी का, ठीक है। एक साइड पे शिया, दूसरे साइड पे सुन्नी। अब ये दोनों आपस में किस चीज़ पर लड़ सकते हैं? जाहिर सी बात है, रिलीजियस लाइन इनका फॉल्ट लाइन है, ठीक है। दूसरा फॉल्ट लाइन उन्होंने, यानी इसका मतलब ये है कि लोगों को इस्लाम के नाम पर, रिलीजन के नाम पर आपस में लड़वाते थे। ये इनकी तरफ से गालियाँ मिलती थी शिया को, शिया की तरफ से गालियाँ मिलती थी सुन्नी को, और फिर इनके जो उनकी जो पसंदीदा शख्सियात थे उनको गालियाँ देते थे सुन्नी के ज़रिए, सुन्नी को मिलते थे शिया से। तो ये मालूम हो गया कि भाई ये लोग जो रिलीजन के लाइन पर आपस में लड़ सकते हैं आसानी से, इसलिए वो कोशिश करते थे कि हर चीज़ को रिलीजियस कलर देते थे। दूसरा कि यहाँ पे एक जंग और शुरू हो गई, बलोच और पंजाबियों का जंग शुरू हो गया। पंजाबियों के ज़हन में ये चीज़ बिठाया गया कि बलोच जो है वो इंसर्जेंट्स है, वो आपको मारते हैं, जबकि बलोच के ज़हनों में ये बिठाया गया कि आपका राइट जो है पंजाबी का रहे हैं, लिहाजा पंजाबियों को मारो। हालांकि ये सारे पॉलिटिकल लोग इसमें शामिल हैं, बेचारे का काम बनने का क्या काम। तीसरा, एक और फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गया जिसमें पठान और बलोच को लड़वाया गया ट्राइबलिज्म के बेस पर, कि भाई ये वतन बलूचिस्तान जो है वो बलोचों का है, पठानों का नहीं, भाई ये आपका सूबा नहीं है। मतलब इस तरह इन ट्राइबलिज्म उनका एक बुनियादी पॉइंट बना। ये था फॉल्ट लाइन्स। अच्छा, तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्ट लाइन जो क्रिएट किया गया वो ये था कि एक साइड पे आर्मी और दूसरे साइड पर आपका कॉमन पब्लिक के ज़हन में ये चीज़ बिठाया गया कि आपकी आर्मी जो है आपके खिलाफ है, आपको मार रहे हैं, आपकी राइट को खाया जा रहा है। आर्मी के ज़हन में ये चीज़ बिठाया गया कि ये जो पब्लिक है ये गद्दार है। इस तरह एक फॉल्ट लाइन जो है, नेशनलिज्म जो है फॉल्ट लाइन जो है या पेट्रोटिज्म जो है वो एक फॉल्ट लाइन बनाया गया। अभी जो करंट फॉल्ट लाइन है वो ये है कि एक साइड पर पीडीएम है और दूसरे साइड पर आपका जो है पिटाई है। ये एक बड़ा फॉल्ट लाइन, पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन बनाया गया। तो ये सारे फॉल्ट लाइन्स यानी कि आप किसी कौम को किस पॉइंट पर ज़्यादा आसानी से लड़वा सकते हैं।
अब जिधर भी कोई पिटाई का मेंबर जाता है, पीडीएम वाले मिलते हैं तो भाई गालियाँ वगैरह शुरू हो जाती है, पीडीएम वाले मिलते हैं तो पिटाई की तरफ से गालियाँ वगैरह। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है रहा है इस चीज़ में। ये था फॉल्ट लाइन। दूसरा चीज़ हमने डिस्कस किया था वो ये था कि डिस्कवरिंग द फॉल्ट लाइन्स थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अटैक्स, कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप अटैक्स कर लें। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अटैक्स में आपके पास जो है वो भी आते हैं, आपके पास साइबर अटैक्स भी आते हैं, साइलेंट वारफेयर भी लोग इसको कहते हैं, ठीक है। इट इज़ मोर डेंजरस दिन अदर कन्वेंशनल वारफेयर। ये कन्वेंशनल वारफेयर से ज़्यादा ख़तरनाक है। कन्वेंशनल वारफेयर को समझ आ गया। इजराइल अटैक और ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये भी हमारे पास एक किस्म का फ्यूजनेशनल वारफेयर है। Some call this is silent warfare. The enemy uses soft power instead of its military. ये सॉफ्ट पावर यूज़ करते हैं, ड्रोन अटैक्स, ये भी आपके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपकी बैंकों को जो है लूटा जाता है। इसमें जो हिस्सा लेने वाले लोग होते हैं वो एक्सपर्ट टेक्निकल सपोर्ट होते हैं। ये आपके पास फ्यूजनेशन ऑफ वारफेयर है। इसके अलावा हाइब्रिड वारफेयर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बात करेंगे। हाइब्रिड वारफेयर है फ्यूजनेशन ऑफ वारफेयर, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और कमेंट में बता दीजिएगा कि लेक्चर आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा, आपने इससे मालूमात लिए, और काइंडली शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लोगों को फ़ायदा दे दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।